नमस्कार मित्रों। आज हम लोग वाणिज्य के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आपके आगामी परीक्षा टीएसटी और पीएसटी और एसओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पहला प्रश्न, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ हुआ। मित्रों इसका उत्तर दीजिए। दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली पद्धति के आविष्कारक इटली के श्री लूकस पेसियोली जी को माना जाता है, जो कि इटली के निवासी हैं। तो इसलिए हम दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ इटली से मानते हैं। दूसरा प्रश्न, जब दो या दो से अधिक फर्मों का मिश्रण होता है तो इसे क्या कहा जाता है। मित्रों इसका उत्तर दीजिए। जब दो या दो से अधिक फर्मों का मिश्रण होता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो मित्रों, जब दो या दो से अधिक फर्मों का मिश्रण होता है तो पुरानी फर्मों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा फर्मों का एकीकरण हो जाता है। तो इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा, एकीकरण। इसके बाद तीसरा प्रश्न, गौतम तथा महावीर एक फर्म में 5:3 के अनुपात में साझेदार थे। उन्होंने नवीन को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात बताइए। तो मित्रों इसमें नया लाभ हानि अनुपात हमें बताना है, तो इसका आप उत्तर दीजिए। तो नया लाभ अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नया साझेदार नवीन आया है वो 1/5 के लिए साझेदार है। तो हम कंपनी का पार्टनरशिप का जो है पूरा प्रॉफिट जो है 1 मान लेते हैं, उसमें से 1/5 को हम घटाते हैं तो रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 बचेगा। उस 4/5 को हम बारी बारी से गौतम और महावीर के अनुपातों से गुणा कराते हैं, जिससे नया लाभ अनुपात 1/2, 3/10, 1/5 आएगा। चूँकि हमें हर को जो है वो बराबर करना है, तो हम 2 और 5 को 10 बदलने के लिए 2 में से 5 का गुणा और 5 में 2 का गुणा कर देते हैं। तो नया लाभ अनुपात 5:3:2 बनेगा। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा 5:3:3। 5:3:2। इसके बाद मित्रों हम लोग अगला प्रश्न हल करते हैं। लाभ जोखिम का पुरस्कार है या कथन है। मित्रों इसका उत्तर दीजिए। लाभ जोखिम का पुरस्कार है, ये कथन किसका है। तो मित्रों ये कथन जो है वो जो है प्रोफेसर टॉमस का है। लाभ जोखिम उठाने का पुरस्कार है यह कथन प्रोफेसर टॉमस तथा हाले का है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न, आ बा सा 3 पार्टनर हैं। लाभ हानि अनुपात जो है 5:3:2 है। बा के अवकाश ग्रहण करने पर आ तथा सा का लाभ हानि अनुपात क्या होगा। तो ये मित्रों अवकाश का प्रश्न है। तो कभी भी कोई भी पार्टनर जब अवकाश लेता है तो उसका हम अनुपात सीधे हटा देते हैं और बचे हुए पार्टनर जो होते हैं उनके अनुपात को रखते हैं। तो इसमें जो अनुपात है वो 5:3:2। तो 5 जो है वो आ का है, 3 बा का है और सा का जो है 2 है। तो जा कौन रहा है, तो बा अवकाश ले रहा है, तो हम बा का लाभ अनुपात काट देंगे। तो नया लाभ अनुपात 5:2 होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 5:2। इसके बाद छठा प्रश्न, फर्म के समापन पर संपत्तियों का हस्तांतरण करने पर वसूली खाता डैश किया जाता है। तो मित्रों इसका उत्तर दीजिए। फर्म के समापन पर संपत्तियों का हस्तांतरण करने पर वसूली खाता डैश किया जाता है। वसूली खाता लाइजेशन अकाउंट।
तो मित्रों, फर्म के समापन पर संपत्तियों का हस्तांतरण करने पर वसूली खाता रियलाइजेशन डेबिट किया जाता है तथा दायित्व का हस्तांतरण वसूली खाता के क्रेडिट में किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका जो आंसर होगा वो ए होगा, डेबिट। 7वां प्रश्न है, प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक खाता क्या किया जाता है? मित्रों इसका उत्तर दीजिए। प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक खाता क्या किया जाता है? तो मित्रों, प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर हम जो है प्रविष्टि करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। हम जो करते हैं बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहाँ पर जो है बैंक खाता जो होगा वो डेबिट होगा और फर्स्ट कॉल जो होती है वो क्रेडिट होती है। मित्रों अगला क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ है? मित्रों इसका उत्तर दीजिए, कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ है? तो मित्रों कंपनी अधिनियम एक्ट 1956 में लागू हुआ है, तो इसका उत्तर होगा 1956। 9वां प्रश्न है, राम के पास 100 रुपये वाले 50 अंश हैं जिस पर 80 रुपये प्रति अंश प्राप्त हो चुके हैं। अंतिम याचना की राशि न मिलने पर इन अंशों का हरण कर लिया जाता है। इस दशा में अंश हरण खाता क्रेडिट किया जाएगा। तो मित्रों इसका उत्तर बताइए। राम के पास 100 रुपये वाले 50 अंश हैं जिस पर 80 रुपये प्रति अंश प्राप्त हो चुके हैं। तो अंशों के हरण पर प्राप्त राशि जो हमारी होगी वो होगी 50 गुणे 80, अर्थात जो है वो होगी हमारी 4000। ठीक है मित्रों, जो टोटल 8×40, तो ये टोटल जो होगा वो 4000 होगा। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? मित्रों इसका उत्तर बताइए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? तो मित्रों सबसे पहले नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक जो है वो ग्रामीण इलाकों और तथा कृषि के लिए सहायता प्रदान करते हैं। इनकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है। यह ग्रामीण शाखा के विस्तार में शीर्ष बैंक है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत बैंकों जैसे सहकारिता बैंक आदि को बढ़ावा देता है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। सांख्यिकी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? सांख्यिकी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? संख्यात्मक तत्व, गुणात्मक तत्व, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें संख्यात्मक तत्व और गुणात्मक तत्व दोनों का जो है वो अध्ययन किया जाता है। ठीक है मित्रों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां, प्राथमिक सामंक द्वितीय सामंक की तुलना में फर्स्ट डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो इसमें हम देखते हैं कि प्राथमिक सामंक और द्वितीय सामंक की तुलना में क्या होगा, कम विश्वसनीय होता है, अधिक विश्वसनीय होता है, समान रूप से विश्वसनीय होता है या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों प्राथमिक सामंक द्वितीय सामंकों की तुलना में अधिक विश्वसनीय है क्योंकि प्राथमिक सामंक स्वयं इकट्ठा किया जाता है तथा द्वितीय सामंक कहीं से इकट्ठा किए हुए सामंक से लिया जाता है, जैसे कोई रिपोर्ट, कोई पब्लिश पेपर, न्यूज़। ठीक है, तो इसलिए सबसे जो है विश्वसनीय होता है वो प्राथमिक सामंक को होता है, इसलिए अधिक विश्वसनीय होता है क्योंकि यहाँ पे जो है डाटा लेने वाला जो है वो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होता है। प्रबंध है मित्रों, प्रबंध से प्रश्न लिया गया है। प्रबंध जो है वो क्या है? केवल विज्ञान है, केवल कला है, केवल व्यवहार है, विज्ञान व कला दोनों है।
इसका उत्तर बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रबंध क्या है? तो मित्रों, जो प्रबंध है वो विज्ञान व कला दोनों हैं। अब अगला प्रश्न जो है वो हमारा है, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? मित्रों, इसका उत्तर बताइए। सार्वजनिक कंपनियों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो मित्रों, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार सार्वजनिक कंपनियों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है तथा अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं होती। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो क्या होगा? 7। वसूली खाता होता है। मित्रों बताइए, वसूली खाता होता है व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता, वास्तविक खाता। इसमें चौथा ऑप्शन जो डी है, उच्चंत खाता। ठीक है, चौथा जो होगा उच्चंत खाता। तो वसूली खाता क्या होता है? तो मित्रों, वसूली खाता जो होता है, फर्म के विघटन के समय आर्थिक चिट्ठे में दर्शाई गई संपत्तियों एवं दायित्व का हस्तांतरण किया जाता है तथा संपत्तियों की बिक्री की राशि एवं दायित्वों के भुगतान को भी दर्शाया जाता है। इस खाते में लाभ या हानि की राशि प्राप्त होती है, अतः यह एक नाम मात्र का खाता है। तो यहाँ पर जो होगा वो कौन सा होगा? नाम मात्र खाता। ये मित्रों वसूली खाता जो है, ठीक है, वो हम लोग कब बनाते हैं? जब फर्म का विघटन होता है तब हम क्या करते हैं? वसूली खाता बनाते हैं। उसमें जो संपत्तियां बेची गई हैं, ठीक है, और जो दायित्वों का भुगतान किया गया है उन सबको मेंशन किया जाता है। तो यह एक तरीके का नाम मात्र खाता है। 16वां प्रश्न, जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन हो और मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो तो ऐसी वस्तुओं की मांग होती है। मित्रों, इसका उत्तर दीजिए। जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन हो, कम परिवर्तन हो और मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाए तो वो पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार, बेलोचदार या लोचदार होगी। मित्रों, इसका उत्तर दीजिए। जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होता है तो मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो तो ऐसी वस्तु की मांग में क्या होगा? जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन हो और मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो तो ऐसी वस्तुओं की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? लोचदार होगी। ठीक है, जैसे किसी भी वस्तु में हम क्या करते हैं कि उसकी कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं पर तुरंत ही मांग में बहुत ज़्यादा अधिक परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी जो है, ठीक है, वस्तु की मांग जो है वो लोचदार होती है। विस्तार गुणांक निम्न में से कोई एक है। मित्रों, विस्तार गुणांक बताइए। इनमें से विस्तार गुणांक जो है L-5/L+5 होगा या L+5-5/L-5 होगा या L+5/2 या L-5/2 होगा। तो इसका उत्तर बताइए। तो विस्तार गुणांक जो होता है वो होता है आपका L-S/L+S। जो L है वो लार्ज वैल्यू है और S जो है वो शॉर्ट वैल्यू है। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो हमारा जो है ए वाला सही होगा। निम्न में कौन सी यहाँ चल संपत्ति नहीं है?
ठीक है, निम्न में से कौन सी चल संपत्ति नहीं है? मित्रों इसका उत्तर दीजिए। तो मित्रों चल संपत्ति जो होती है वो होती है जैसे कैश हो गया, पूर्वदत्त व्यय हो गया, स्टॉक रहतिया हो गया, बिल रिसीवल हो गया, अल्पकालीन विनियोग हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और डेटर हो गए। तो इसमें से चल संपत्ति नहीं है पूछ रहा है, तो वो हमारा जो होगा वो क्या होगा, वो क्रय, क्योंकि देनदार, पूर्वदत्त व्यय, स्टाफ, यहाँ पे स्टाफ नहीं स्टॉक होगा, ठीक है, स्टॉक, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा वो क्रय होगा। इसके बाद 2 अंक 8 और 18 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? तो यहाँ पर आपको जो है 8 और 18 का गुणोत्तर माध्य बताना है। तो मित्रों गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, अंडर रूट, ठीक है, पहली और दूसरी संख्या का गुणा। तो यहाँ पहली 8 गुणे 18, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 144, और 144 का मान जो होता है अंडर रूट वो क्या होता है, 12। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 12। पर्यवेक्षक कहा जाता है ऐसे व्यक्तियों को जो, तो पर्यवेक्षक कहा जाता है ऐसे व्यक्तियों को जो कर्मचारियों को कार्यभार सौंपते हैं, कार्य के संबंध में कर्मचारियों को निर्देश देते हैं, उत्पाद के गुणों की देखभाल करते हैं, या उपरोक्त सभी। तो मित्रों पर्यवेक्षक जो होते हैं वो सामान्यतः मध्य स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं, जो कार्य के संबंध में कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हैं। तो ये हो जाएगा बी, इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों बी। प्रबंध की विशेषता है, तो प्रबंध की विशेषता बताइए, प्रबंध की विशेषता क्या है? तो प्रबंध की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जैसे प्रबंध का सदैव एक निश्चित उद्देश्य होता है और प्रबंध इस उद्देश्य की प्राप्ति से सहयोग देता है, अतः प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। प्रबंध मानव जीवन पर वास्तविक प्रभाव डालने का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रबंध का संबंध सामूहिक क्रियाकलाप की समन्वय ढंग से व्यवस्थित करना होता है। तो मित्रों इसका होगा प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। राहतियों का मूल्यांकन किस मूल्य पर किया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। राहतिया का मूल्यांकन किस मूल्य पर किया जाता है? तो लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, या लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो, या लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य जो दोनों में अधिक हो। तो ये सी होगा, जो लागत मूल्य तथा बाजार मूल्य में जो दोनों में से कम हो। ठीक है मित्रों, ये जो होगा आपका जो है वो उत्तर जो है वो कौन सा होगा, सी। अगला प्रश्न, आंतरिक आकेक्षण किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आंतरिक आकेक्षण किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मित्रों इसका उत्तर दीजिए। आंतरिक आकेक्षण किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रबंधक द्वारा, सरकार द्वारा, अंशधारियों द्वारा, या कर्मचारियों द्वारा? मित्रों इसका उत्तर दीजिए।
तो मित्रों, आंतरिक आकेक्षण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मित्रों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप मित्रों, योजना आयोग को हटाकर हम लोगों ने गवर्नमेंट ने नीति आयोग की स्थापना जो है वो कर दी है 2015 से। तो इसका भी जो है, योजना आयोग का भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जी होते थे, ठीक है, और नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हैं। किस बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था? किस बैंक का नाम पुराना नाम इंपीरियल बैंक था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? मित्रों, इसका उत्तर दीजिए। किस बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था? तो मित्रों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसका था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो कब हुई है? वो हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 1955 में। तो मित्रों, ये तो हमारे जो है वो मित्रों, ये हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों।